Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach mathematical economics on this channel. हम फिलहाल मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम सेट, रिलेशन और फंक्शंस के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। पिछले कुछ वीडियो से हम स्पेसिफिक फंक्शंस को पढ़ रहे हैं और इस प्रोसेस में हम अभी तक लीनियर फंक्शंस को, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं उनका एप्लीकेशन क्या होता है इकोनॉमिक्स में। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से उसको आपको सोल्व करना भी बताया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस है वो किस तरीके से इकोनॉमिक्स में यूज होता है और कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। हम इसको दो रेफरेंस से समझेंगे, एक हम कंज्यूमर थ्योरी के रेफरेंस से समझेंगे, एक हम प्रोड्यूसर थ्योरी के रेफरेंस से समझेंगे। लेट्स से हमें सप्लाई और डिमांड फंक्शन गिवन है, सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन, वो मैं लिख लेती हूँ। देखिए हमें कहा गया है कि एक मार्केट है, मार्केट के जो डिमांड है वो ये है और जो सप्लाई है ये, यानी कि जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैंने पहचान आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जिसमें एक जो हमारा वेरिएबल होता है उसके मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी कि इसमें जो रेज टू द पावर 2 है और साथ में इसमें एक वेरिएबल और है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और सप्लाई हमारा कैसा फंक्शन है, सप्लाई हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं सप्लाई हमारा लीनियर फंक्शन है। और हमसे पूछा गया है कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी उसमें क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है या क्वांटिटी सप्लाइड है और प्राइस, वो सब निकालना है। देखिए जो भी इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो बेसिक तो जानते ही हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या कहता है कि जो इक्विलिब्रियम होगा वहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। और इसका मतलब है कि जब ना तो एक्सेस डिमांड होगी और ना ही एक्सेस सप्लाई होगी, यानी कि जो हमारा डिमांड है वो हमारी सप्लाई के इक्वल होगी। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। 1.5 क्यू स्क्वायर माइनस 15 क्यू प्लस 35 इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस 7। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले 1.5 क्यू स्क्वायर माइनस 15 क्यू प्लस 35, जो हमारा RHS था उसको हम LHS में ले आएंगे। ये दोनों इधर पॉजिटिव हैं तो इधर आके नेगेटिव हो जाएंगे। -7 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर आपको लास्ट वीडियो में याद होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, इसको 0 के इक्वल रखा था। ठीक है, तो क्योंकि अगर हमें इसको 0 के इक्वल रखना है तो RHS का जो पूरा हमारी वैल्यूज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करनी पड़ेंगी ना, नहीं तो इसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते हैं। अब हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि जो सेम वैल्यूज होंगी इनको एक साथ रखेंगे, जैसे कि -15 माइनस 2q, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हमारा साइन किसका आएगा, माइनस का। -17q प्लस 35 माइनस 7, 35 में से 7 जाएंगे तो 28 इज इक्वल टू 0। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सोल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से सिखाऊंगी, जो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला था या फिर जो डी फॉर्मूला भी उसको हम बोलते हैं, उस तरीके से मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगी। देखिए उसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है x इज इक्वल टू, ठीक है, x में इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो स्टैंडर्ड हमारी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें x गिवन होता है। ठीक है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें से d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होती हैं। उन सारी इक्वेशंस को हम इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। 1.5 क्यू स्क्वायर माइनस 17q प्लस 28 इज इक्वल टू 0।
डी की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है इसमें, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी। बी क्या है 17 माइनस का 17, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है 28 इंटू ए क्या है 1.5। 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 289 माइनस, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 4 यानी कि 1.5 इंटू 4 यानी कि 15 4 60 होता है, एक डेसिमल हट जाएगा, यानी कि 4 इंटू 1.5 क्या होता है 60 होता है, एक डेसिमल हट जाएगा। 28 इंटू 6, 28 इंटू 6 होता है 168। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 121, हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई है, डी की वैल्यू हमारी 121 हो गई है। अब इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें अंडर रूट डी निकालना है। देखिए डी या तो आप इसको यहीं पे अंडर रूट कर लीजिए, अगर हम अंडर रूट डी लिख देंगे, ये किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो जब हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी, देखिए माइनस 17 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट डी की क्या वैल्यू है 11 अपॉन 2a, 2 इंटू 1.5 विच विल बी इक्वल टू 3। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस है, मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे 17 प्लस माइनस 11 अपॉन 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लस करते हैं 17 प्लस 11 28/3। ठीक है, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी 17 माइनस 11, देखिए यहाँ पे दो है ना, यानी कि 17 और 11 को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो जो 17 और 11 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 28/3 आएगा, और जब हम 17 में से 11 को घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है, देखिए जो क्वांटिटी है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि हम ब्रॉडली समझना चाहें तो क्वांटिटी जो है हमारी वो इंटीजर में नहीं हो सकती है। यानी कि हम किसी प्रोडक्ट की या तो 1 यूनिट डिमांड करेंगे या 2 करेंगे या 4 करेंगे, जनरली हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 28/3 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि हमें 2 क्वांटिटी चाहिए, इसीलिए हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और क्वांटिटी की वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे 2। क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू आ गई है, हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम उस क्यू की वैल्यू को इसमें पुट करके प्राइस भी निकाल लेंगे। ठीक है, प्राइस 2q प्लस 7, 2 की वैल्यू आप रखेंगे, q की वैल्यू आप रखेंगे 2 प्लस 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। हमारा प्राइस जो है वो 11 आ गया, क्वांटिटी जो है वो हमारी 2 आ गई। ये हमने कंज्यूमर थ्योरी के रिस्पेक्ट में समझा, अभी हम इसको प्रोड्यूसर थ्योरी के रिस्पेक्ट में भी समझेंगे। देखिए जनरली टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे 0 यूनिट भी आउटपुट देंगे, इतना कॉस्ट तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है। वेरी किस चीज के साथ करती है, वेरी हमारी करेगी ये आउटपुट के साथ, यानी कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ही ज्यादा हमें वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बी प्लस ए क्यू। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें जो बी है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक अलग से कांस्टेंट है, लेकिन जो ए क्यू है वो हमारा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो हमारा, लेकिन जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी आउटपुट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि ए इंटू क्यू। अगर हम इसको लिखना चाहें एक मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.5q प्लस 100, यानी कि इसमें 100 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और 1.5q क्या है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक लिमिट होती है।
इससे क्या होता है कि हम जो अपना आउटपुट है ना वो इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि इसकी जितने हम उसमें कॉस्ट इनकर करेंगे उतनी ज़्यादा हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, ये जितने भी कैपिटल्स होते हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जब हम इसको और ज़्यादा लेवल पे बढ़ाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन हो जाता है और वो कुछ इस तरीके से दिखता है फिर 0.02 क्यू स्क्वायर प्लस 1.5 क्यू प्लस 100। देखिए इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई खास डिफरेंस है नहीं, केवल एक टर्म जो है हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 0.02 क्यू स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है। ठीक है, इसकी वजह से अब क्या करेगा, ये जो हमारा टर्म इसमें ऐड हुई है इसकी वजह से जो स्टीप होगा वो बहुत ज्यादा आएगा, राइजिंग मोर स्टीप। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा एक स्टीप है यानी कि एक जो ढलान है या फिर जो एक फ्लैटनेस है यानी कि जो हमारी ढलान है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आने वाली है। टी सी इज इक्वल टू 0.02 क्यू स्क्वायर प्लस 1.5 क्यू प्लस 100। तो हमारी जो स्टीपनेस है वो इसकी वजह से बढ़ेगी, राइजिंग मोर स्टीप। और उसके बाद में क्या होगा, जो हमारी फर्म्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, फर्म्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, राइजिंग मोर एंड मोर, फर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी राइजिंग मोर एंड मोर, और साथ में हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी एंड कॉस्ट विल ऑल्सो बी मोर। ठीक है, दैट्स इट। टोटल कॉस्ट में अगर हमारा जो है प्रॉपर अगर हम बात करें तो हमारा टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है वो इस तरीके से दिखेगा जो कि एक पैराबोला की शेप लेगा। जब तक हम लीनियर फंक्शन की बात कर रहे थे तो हमारा इतना स्टीप इंक्रीज नहीं हो रहा था कॉस्ट में, लेकिन जैसे ही हमने उसके क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात की तो हमारा जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया और जो फर्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। यही क्वाड्रेटिक फंक्शन का यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक सडन शिफ्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यू शेप होती है, बहुत जल्दी गिरेगा फिर उठेगा, बहुत जल्दी पीक पर पहुंचेगा फिर गिरेगा। तो ये जो यू शेप का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि इसका जो स्क्वायर में आता है ये, इसकी जो पावर होती है वो 2 होती है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।